ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आज का टॉपिक हमारा है इस वीडियो में वो हमारा होने वाला है अगला टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं होप करता हूं कि आपको डेफिनेशन याद होगा मैनेजमेंट का कि क्या डेफिनेशन था हमारा। तो मैं रिपीट करते हैं डेफिनेशन मैनेजमेंट का, वहां से मिलेगा हमें इनसाइट ऑब्जेक्टिव समझने का कि ऑब्जेक्टिव्स होता क्या मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट रिफर्स टू अ सेट ऑफ एक्टिविटीज या management refers to those functions such as planning, organizing, staffing, directing, controlling, which help an organization to achieve its predetermined goals and objectives efficiently and effectively. तो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो एक बार की समझते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा, दोनों बराबर लेके चलते हैं। ठीक है। टीम ने तो प्रीडिटरमाइंड, और हमने क्लास 11 कॉमर्स में ही पढ़ा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर एग्जांपल। तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस जब खोलता है कोई इंसान तो दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। खोलने के बाद वो क्या चाहता है फॉर एग्जांपल उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ अगर बात करूँ किसी बिजनेस का, केवल किसी एंटरप्राइज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं ऑब्जेक्टिव में बात करूँ तो हम लोग 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। वो हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और लास्ट हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक और भी होता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोशल और वो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो है उसको हमने इंक्लूड कर दिया है सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या आगे चलते हैं कि हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है। तो मैंने फोर्थ कैटेगरी नहीं बनाया है, उसको मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। तो जो क्लास 11 समझे थे इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उनको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट इन्हीं ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही होता है फॉर श्योर। तो कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के वो सेम और सिमिलर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है। कि मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि इनको प्रीडिटरमाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर उसे कहते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस। तो इस तरीके से जो एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है वो मैनेजमेंट का भी हमारा ऑब्जेक्टिव नॉर्मल बन जाता है। ओके। तो पहले बात करते हैं ये ऑब्जेक्टिव के बारे में, इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्लास 11 के बारे में। यह समझते हैं कि जो लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का, इसका सोर्स ऑफ डायमेंशन क्या है सोचने का, कि हम लोग जो बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, तब हम किस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे वो समझते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहले होता है एक वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बिजनेस कहते हैं ए लिमिटेड। तो हम जानते हैं ए लिमिटेड और जो मिस्टर ए है वो अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मैनेजमेंट में क्या हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मान लो बराबर लेके चलते हैं। तो मिस्टर ए क्या चाहेगा फॉर एग्जांपल बिजनेस खोलने के बाद कि उसका बिजनेस सरवाइव करे। मतलब क्या, इंटेंस कंपटीशन, जो हम जानते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में इंटेंस कंपटीशन हमारा होता है, 10 तरह के बिजनेस हमारे हैं। तो वहां पर इंक्यूबेशन में बात करें, मैं भी इन शॉर्ट समझा दूं कि होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि जो जो उसकी ओनर जो चाहता है अपने बिजनेस को लेकर, या बिजनेस फॉर एग्जांपल खुद क्या चाहता है उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या चाहता है बिजनेस, सरवाइव करना। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिजनेस नया नया खुला है, जब स्टार्ट हुआ बिजनेस, तो उसके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बिकॉज इंटेंस कॉम्पिटिशन इकोनॉमी में 10 तरह के हमारे बिजनेस हैं, तो उनके भी सर्वाइव कैसे करें, कुछ सालों तक उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब तक हम एडिक्वेट प्रॉफिट कमाने के काबिल नहीं हो जाते हैं, हमारा बिजनेस रहता है इंक्यूबेशन पीरियड में। तो उस इंक्यूबेशन पीरियड में सर्वाइवल बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, सर्वाइवल बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता है किसी बिजनेस के लिए। तो ये कौन चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल, कि वो सर्वाइव करते रहे। सेकंड, जब वो निकला इंक्यूबेशन पीरियड से, अब वो चाहता है कि एडिक्वेट प्रॉफिट कमा ले। एडिक्वेट प्रॉफिट क्यों, बिकॉज इतना लॉस सहा है उसने, तो उस पास्ट लॉस को कवर करने के लिए चाहता है कि एडिक्वेट प्रॉफिट कमा ले। और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, प्रॉफिट को पता ही कहते हैं, इट इज कॉल्ड द ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है।
जो भी काम सैलरी पे करना है, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट से ही कवर होगा। तो अब उसे चाहिए एडिक्वेट प्रॉफिटेबिलिटी भी कमाए। अब प्रॉफिट क्यों चाहिए होगा? दो कारणों से। एक तो अपने एक्सपेंस को पूरा मेंटेन करने का, एक जो पास्ट लॉस हुआ है इंक्यूबेशन पीरियड में उसे कवर करने का, नेक्स्ट फ्यूचर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ कह सकते हैं तीन हम लोग बांट सकते हैं इस वाले केस में कि प्रॉफिट तीन काम होते हैं। एक तो पास्ट वाला काम होता है कि हमने इंक्यूबेशन पीरियड में खर्चा किया था, लॉस रहा था कि सर्वाइव बस कर ले। अब प्रेजेंट में कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट चाहिए, क्यों? बिकॉज हमें अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर जो हम लोग कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए। और फ्यूचर फॉर एग्जांपल कि जो हम फ्यूचर में मान लीजिए मेरा एक ब्रांच है, एक फैक्ट्री है, तो मुझे ग्रोथ भी करना है, आगे बढ़ना है, फॉर एग्जांपल बिजनेस को आगे बढ़ना है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट अगर हो रहा था हम ग्रोथ बेस हो सकते हैं किससे? प्रॉफिट से। तो इसी एडिक्वेट प्रॉफिट भी मुझे कमाना है, मुझे किसे? ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जांपल लास्ट हमारा होता है चेंज एंड इनोवेशन। जब हमने प्रॉफिट कमा लिया एडिक्वेट, तब क्या करते हैं? टेक्निक्स में, मतलब प्रोडक्शन टेक्निक्स में हम चेंज लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं। इनोवेशन के लिए क्या? पैसे खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे। वो डाइट उसका रिटर्न हम लोग को नहीं मिलता है फॉर टाइम बीइंग, फ्यूचर में जाके मिलता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या पैसा खर्च होता है। तो ये सब चीजें चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सब मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कंपटीशन में लॉन्ग रन में आगे बढ़ा देते हैं। तो ये सब चीजें चाहता है ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस खुद के लिए चाहता है, ये ओनर खुद के लिए चाहता है, ये चार चीजें। तो ये किन का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा? जो उस कंपनी का पर्टिकुलर मैनेजमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि भाई अगर बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है उनको पहले अचीव कर ले। ठीक है, आगे बात सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर बिजनेस क्या सोचता है कि जहां वो पहले वो फोकस करता है बिजनेस इन ऑब्जेक्टिव्स पर, नंबर ए। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव में बिजनेस क्या चाहता है कि जिस एरिया में बिजनेस कर रहा है, जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस कर रहा है, कुछ रिटर्न उस इन्वायरमेंट में भी दें जिससे हम लोग को इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो जो क्लास पढ़े 11th क्लास में सोशल ऑब्जेक्टिव उन्हें समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस क्यों परफॉर्म करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि बिजनेस क्या परफॉर्म करता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। तो पहला बिजनेस मेक श्योर करता है कि जो सामान बेच रहा है, जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है इकोनॉमी में, सोसाइटी के लोगों को, वो अच्छे क्वालिटी का। सेकेंड, उसका प्राइस रिजनेबल। ठीक है। थर्ड, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे उस इकोनॉमी के लिए। फोर्थ थर्ड, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दे जहां पे वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों ना हो, उसमें थोड़ा बहुत तो पोल्यूशन होगा ही। पोल्यूशन जो होता है किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं होता, तो पोल्यूशन कम से कम रखे, और अगर पोल्यूशन कर भी रहा है तो उसे एलिमिनेट करने का तरीका भी खोजे। ये भी किसका होता है? ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंसर्न होते हैं सोसाइटी के लिए। ये भी चाहता है बिजनेस को अचीव करना, बिकॉज इससे क्या होता है, बिजनेस का इमेज इंक्रीज होता है, इमेज बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है मार्केट में, लोगों के मन में उस तरफ फेथ आता है। ठीक है, इससे इसको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ये भी आते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में ही आते हैं, बस कैटेगरी अलग अलग है। ये बिजनेस के खुद के लिए, ये सोसाइटी के लिए। और तो मैं सी में बात करूं क्या ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ समझना पड़ेगा कि अब बात करेंगे ओनर के बारे में नहीं, बिजनेस के बारे में नहीं, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में उनके बारे में, कि एम्प्लॉय और इवन मैनेजमेंट खुद। देखिए पहला दो सेक्शन में क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है किसको? एक बिजनेस को, उनके दो अचीव करने में। थर्ड में मैनेजमेंट क्या कोशिश करता है, खुद के लिए क्या बेनिफिट गेन कर सके, खुद के लिए क्या बेनिफिट राइज करवा सके, खुद के लिए क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर एक इंसान है फॉर एग्जांपल मुकेश, और वो एक मैनेजर है किसी कंपनी का, तो मुकेश क्या कर रहा है, दो चीजें कवर करने में कंपनी का हेल्प कर रहा है। थर्ड, मुकेश साथ साथ देख रहा है कि मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो भी मुझे मिलना चाहिए, मैं खुद के लिए क्या करूं, वो होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर चले आते हैं। वो मैनेजमेंट खुद के लिए करता है। तो पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो भी एम्प्लॉयज हमारे पास है, जो जूनियर मैनेजर हमारे पास है, उनके स्किल्स में डेवलपमेंट हो जाए, उनके नॉलेज में डेवलपमेंट हो जाए, उनके टैलेंट में डेवलपमेंट हो जाए, ये कोशिश करते हैं, इससे उनको बेनिफिट मिलता है। अब जो मान लीजिए जो अनस्किल्ड लेबर है, डेवलपमेंट का वो सेमी स्किल्ड बन जाएगा तो उसका सैलरी इंक्रीज करेगा। फिर जब वो स्किल्ड बन जाएगा, फुल स्किल्ड बन जाएगा, उसके सैलरी और इंक्रीज करेगा। ये उसका होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना,
कि हम काम करते करते खुद के लिए भी कुछ कर लें। सेकंड, डिसिप्लिन एंड मोरल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान बिना डिसिप्लिन के ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और उसमें जब एथिक्स ही नहीं रहेगा तो उसका मोरल लॉस हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपने ट्रेनिंग के थ्रू जो होते एम्प्लॉयज या जो होते पर्सनल किसी भी कंपनी या किसी भी इंटरप्राइज के अंदर, उनमें डिसिप्लिन और मोरल को स्टैब्लिश करते हैं, ये काम उनका होता है। फिर रेम्यूनरेशन एंड रिकॉग्निशन। तो जो लोग हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, खुद ही मैं क्यों ना काम कर रहा हूँ, तो मुझे या किसी बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को, बिजनेस को नहीं एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन मिले, जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी उसे मिल जाए पूरा पूरा, कम सैलरी ना दे उसका मजबूरी का फायदा उठाकर। सेकेंड है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको रिकॉग्निशन, उसे इंसेंटिव, उसे एक्स्ट्रा अर्निंग भी दे। ये होता है ऑब्जेक्टिव किसी मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो मैनेजमेंट, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे पता है कि जो मैनेजमेंट एक एलिमेंट है जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी बिजनेस के, 3 तरह के होते हैं मेनली। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस खुद के लिए चाहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस चाहता है जहाँ पे वो काम कर रहा है उनके लिए क्या बेनिफिट वो गेन कर सकता है, ताकि लॉन्ग रन में फेथ इंक्रीज हो पब्लिक के मन में, सोसाइटी के मन में उस पर्टिकुलर बिजनेस तरफ, और वो इंक्रीज करें। थर्ड, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसमें, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके लिए क्या बेटरमेंट चाहता है, ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में चला आता है। तो यहाँ बात करेंगे वन बाय वन। अब पहला हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो एग्जाम में चाहे आप कैटेगरीज बना के लिख सकते हैं, या एग्जाम में चाहे आप लाइन से कर सकते हैं, आपका मन। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको कैटेगरी वाइज दिखाएं, ताकि समझ में एग्जामिनर को कि जो पेपर लिख रहा है स्टूडेंट, उसे पता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस पॉइंट के अंदर आता है। तो पहले बात करते हैं सर्वाइवल। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी न्यू बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, न्यू बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज, वो जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते ही प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेता है, टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल 6 महीने या 1 साल या 2 साल, कभी कभी 5 साल 10 साल भी होते हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है। तो इस साल तक वो प्रॉफिट अनएडिक्वेट नहीं करेगा तो अपना कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे मेंटेन कर पाएगा? इसका मतलब क्या होता है कि जो सैलरी हो, जो उसके फिक्स्ड कॉस्ट है, जो ऑफिस रेंट वगैरह का प्रॉफिट ही एडिक्वेट अर्न नहीं कर पा रहा है, सर्वाइव कैसे करेगा? तो इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट में किसी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर बिजनेस न्यू है, न्यू वेंचर है, न्यू सब कुछ है, तो एटलीस्ट वो सर्वाइव कर जाए, इतना तो प्रॉफिट अर्न कर ले, इतना तो काम कर ही ले कि वो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कवर कर ले, बंद ना हो बिजनेस। कि पता है 6 साल अगर 2 साल चल गया उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। तो स्टार्टिंग से लेके 0 to 2 years मेरा क्या होगा, से कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जहाँ बिजनेस जिंदा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो सर्वाइवल रहे बिजनेस का लॉन्ग रन तक भी, और जब तक इंक्यूबेशन से बाहर निकले तब तक मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू कि कंपटीशन में बना रहे, एडिक्वेट प्रॉफिट या मिनिमम प्रॉफिट कमाए, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट निकल जाए, ऑपरेशन कॉस्ट निकल जाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकल जाए, प्रॉफिट भले ना निकले लेकिन बस कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल जाए, तो वो सर्वाइव कर लेगा लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा उनको इकोनॉमिक्स में भी, कि जो सर्वाइवल जो होता है इकोनॉमिक्स कैसे देखते हैं सर्वाइवल को, वहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस समझाऊंगा, तब समझ में आएगा एक चीज़ कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन क्या होता है इकोनॉमिक्स में। अभी पढ़ते हैं कॉमर्स में नॉर्मल, सर्वाइवल समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट बात प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो एक बड़ा ही अच्छा सा फ्रेज है फेमस कि प्रॉफिट इज नोन एज द ब्लड ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट का मतलब क्या, बिना ब्लड के ह्यूमन बॉडी नहीं चलेगा। ठीक उस तरीके से अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट मैंने क्या कहा था, जस्ट कवर करना है कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस नहीं है, बिकॉज बिजनेस न्यू है, सर्वाइव करना है उससे कॉम्पिटिशन में, तो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल जाए, सर्वाइव कर लेगा। तो ये खाली होता है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, मैनेजमेंट का, सॉरी। लेकिन जैसे ही वो इंक्यूबेशन से बाहर निकलता है तो अब मैनेजमेंट क्या चाहता है कि एडिक्वेट प्रॉफिट कमाए एंटरप्राइज। क्यों? कि प्रॉफिट का बहुत सारा काम है, जो हमने 0 to 2 years तक हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, अब वो जो प्रॉफिट कमा रहे उनका खर्च मेंटेन करना है 2 साल तक, ठीक है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ भी करना है, अभी जो प्रेजेंट में जो लोग काम करेंगे सैलरी में इंक्रीज करना है। तो एडिक्वेट प्रॉफिट अगर नहीं बिजनेस अर्न करेगा तो दिक्कत क्या होगा बिजनेस को,
कि फ्यूचर में जो बिजनेस है वो अपने आप ग्रो नहीं कर पाएगा, इनोवेशन नहीं लेके आ पाएगा। और पता ही है बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी बिजनेस को कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहने के लिए इनोवेशन टाइम से लाना ही पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सर्विसेज में। तो इनसे पहले पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉफिट से। तो अगर ये प्रॉफिट अगर एडिक्वेट नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट बिजनेस अर्न नहीं करेगी, तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में ठीक से काम नहीं कर पाएगी, या जैसे काम करना चाहिए नहीं कर पाएगी। तो बिजनेस करता क्या है? अपने एक्टिविटी के थ्रू, और माइंडस्टिक मैनेजमेंट करता है क्या है कि अपने फंक्शंस के थ्रू एक बिजनेस को एडिक्वेट प्रॉफिट या फिर कह सकते हैं ठीक ठाक प्रॉफिट जो होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट का ऑपरेशन के थ्रू अर्न करने में हेल्प करता है। तो ये आते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के। तो मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट हो, ऑब्जेक्टिव है अचीव करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या, अच्छा प्रॉफिट हो, ये भी उसको मेक श्योर करना है। आगे प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को सिर्फ सैलरी के बांट मत दो या फिर ओनर को पूरा दे के मत चल जाओ, बल्कि ध्यान दो कितना पैसा सेव कर कर बिजनेस की ग्रोथ के लिए फ्यूचर में हमें इन्वेस्ट करना और कहाँ का अभी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही जरूरी है। ग्रोथ अगर होगा कैसे? इन्वेस्टमेंट कर कर। लेकिन अगर सभी प्रॉफिट ओनर ले जाएगा, सभी प्रॉफिट अगर हम लोग एट प्रेजेंट खर्च करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो फ्यूचर में क्या ग्रोथ एस्पेक्ट है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको समझकर एनालाइज कर कर प्रेजेंट में उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन सा ब्रांच कहाँ खोलना है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये होता है काम बिजनेस का ग्रोथ वाले पर्सपेक्टिव में। और ग्रोथ ही फ्यूचर में क्या होता है कि बिजनेस में जो लोग नहीं इंगेज्ड है उनके भी शेयर को, उनके भी इंटरेस्ट को बढ़ाता है, ग्रोथ और पर्सपेक्टिव वाला एस्पेक्ट। आगे बात करो चेंज इनोवेटिव। तो नॉर्मल हर किसी को पता है अगर मैं एक ही तरह का प्रोडक्ट सालों साल बेचूं तो कस्टमर बोर हो जाएंगे, उसमें कुछ नया लाना पड़ेगा, हर टाइम इनोवेशन लाना पड़ेगा। और कोई मैं कंपटीटिव फर्म है, फर्म बी फॉर एग्जांपल, उसने कोई नया चीज़ लॉन्च किया और मैं लॉन्च ना करूं तो फॉर श्योर कस्टमर उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे और मेरे कस्टमर भी क्या होंगे, उसके पास चल जाएंगे अगर मैंने अपने प्रोडक्ट में अपने वर्किंग वे में इनोवेशन नहीं लेके आया तो। और इसी इनोवेशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में पैसे खर्च होते हैं, तो प्रॉफिट का पैसा वहीं से आता है। और टाइमली ये मेक श्योर करता है मैनेजमेंट की जो एंटरप्राइज है वो अपने आप में इनोवेशन लाते रहे, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते रहे, ताकि वो कंपटीशन में बना रहे। नो इन्वेंशन नो चेंज, इसका मतलब हम लोग ओल्ड प्रिंसिपल पे काम करते चल रहे हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का चेंज होता है, बिजनेस का वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है, वैसे वैसे इनोवेशन भी लाना चाहिए, लाना पड़ेगा। तो ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कि लाना है। तो चार चीज़ों को अचीव करना कैसे करता हो बाद में सीखेंगे हम लोग, लेकिन अपने फंक्शंस के थ्रू मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि वो चार चीज़ें अचीव कर ले। और ये चार चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स: सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड चेंज इन इनोवेशन। अब आते हैं नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मैंने पहले दिया, किसी बिजनेस को का गुडविल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि वहाँ के कस्टमर, वहाँ का सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। नया है पुराना डजंट मैटर, और कस्टमर से एक्सेप्ट करेंगे नहीं तो बिजनेस ठीक से कर ही नहीं पाएगा, तो प्रॉफिट एडिट, बिकॉज कस्टमर के नंबर्स में इंक्रीमेंट ही बिजनेस का रियल ग्रोथ कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? जब तक हम पब्लिक इमेज या गुडविल या सोसाइटी वालों को अपनी तरफ फेवर में लेके नहीं है तो नहीं होगा। तो बिजनेस को ये सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना ही पड़ता है, क्योंकि बिजनेस अपना रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स सोसाइटी से गेन करता है, उसको मॉडिफाई या चेंज करके प्रोडक्ट्स को फिजिकल इनपुट से फिजिकल आउटपुट में चेंज करके यूटिलिटी डालकर वो सोसाइटी के लोगों को वही सेल करता है। तो सिर्फ अपना पर्सनल माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने से काम नहीं चलेगा, वरना कस्टमर हमें कर देंगे रिजेक्ट, सोसाइटी कर देगी रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हर चीज को पता है कि थोड़ा ही थोड़ा लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी बिजनेस को इन सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। कैसे? ध्यान दीजिएगा, फिर से दो वर्ड, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। कि इन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के बाद बिजनेस को डायरेक्ट प्रॉफिट तो मिलता नहीं है, बल्कि खर्च उल्टा होता है, लेकिन जरूरी भी है गुडविल इमेज करना। हम दोस्तों को पार्टी देते हैं, खर्च तो होता है, लेकिन क्यों? बिकॉज वो हमारी बात माने, उनमें हमारा गुडविल बना रहे हैं, इसलिए हम खर्च करते हैं। लेकिन क्या कम खर्च कर भी गुडविल बन सकता है? कम से कम खर्च कर भी ये करता है मेक श्योर मैनेजमेंट कि एफिशिएंटली, कम से कम खर्च कर इफेक्टिवली, ऑन टाइम, कम से कम टाइम में क्या कर सके,
हम मार्केट में गुडविल अपना अचीव कर ले, कस्टमर को एक्सेप्ट कर ले, ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का जो यहाँ फुलफिल। पहला क्या है, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। तो जब तक हम लोग फेयर प्राइस पे तब तक गुड्स नहीं बेच पाएंगे और क्वालिटी बेस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कैसे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक्सचेंज कॉस्ट हमारा जो होता है वो कम से कम रहे, ठीक है। तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हम चीज़ों को कम दाम पर बेच पाएंगे और जो क्वालिटी है उसे हम हाई रख पाएंगे। तो बिना इस चीज़ को कम किए प्रोडक्शन कॉस्ट को, ये चीज़ तो मुमकिन नहीं है। तो मैनेजमेंट अपने फंक्शंस के साथ, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, वगैरह वगैरह, इसके साथ कोशिश करता है इनको कम करके रखने का, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और लो गुड्स कम दाम में मिल सके। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, मैनेजमेंट इन कॉस्ट को कम नहीं कर पाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी सोसाइटी में बिजनेस काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को गुड्स अच्छे मिले और फेयर प्राइस पे मिले। आगे बात करूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारे चाहे इकोनॉमी में किसी न किसी प्रोडक्शन यूनिट के क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो लेके चलते हैं बिजनेस, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो सोसाइटी में भी लोग मान के चलते हैं कि 50% काम करते हैं ए लिमिटेड में, 50% काम करते हैं बी लिमिटेड में, और सामान जो है ए लिमिटेड का ये लोग खाते हैं, सैलरी मिलता है बी लिमिटेड से, ये उनके सामान खाते हैं, और सैलरी मिलता है ए लिमिटेड से और ये लोग जो है वो बी लिमिटेड सामान खाते हैं। तो अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं होगा तो लोगों को पैसे कहाँ से आएंगे, लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगा, जॉब और पैसे लोगों को हाथ में नहीं आएंगे तो लोगों डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो बिजनेस प्रोडक्शन कैसे करेंगे और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कि किसी भी कंट्री में जो होता है बिजनेस का मेन रोल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ताकि वहाँ की सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और वही जो लोग को एम्प्लॉयमेंट मैं दे रहा हूँ, चाहे ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, इंटरप्राइज दे रहा है, वो रिटर्न आके हमारे गुड्स को परचेज करे या किसी भी और गुड्स को परचेज करे। तो इंटर्न कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस वही होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। और प्लस सोसाइटी में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, सोसाइटी के लोग डिमांड नहीं करेंगे, उल्टा हमें को लॉस होगा। तो इसलिए बिजनेस चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और ये आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना है, ठीक है। अभी होता कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी काम, किसी वर्क में अगर 5 लोग चाहिए, लेकिन एक मैनेजमेंट कंजूस मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, वो 5 लोगों का काम जो है 2 लोगों से करवाता है, 3 का सैलरी बचा लिया उसने, 3 को तो जॉब नहीं मिला। अब फ्यूचर में देखा जाए 2 लोग ही डिमांड कर पाएंगे, 5 डिमांड तो नहीं कर पाएंगे, 3 लोग डिमांड करेंगे नहीं फॉर श्योर। तो किसका दिक्कत, 2 पीसी बिकेगा, बिजनेस का भी। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि नहीं, जितने काम के लिए जितने लोग चाहिए उतने मैं लोगों को एम्प्लॉय करूँ, उतने पैसे लोगों को मिले, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ये होता है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। आगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैंने पहले कह दिया, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एनवायरमेंट थोड़ा बहुत तो पोल्यूट होगा ही होगा, लेकिन कोशिश रहेगा बिजनेस में कि जिस सोसाइटी में वो रहता है सोसाइटी को साफ रखे, उनके एनवायरमेंट को नॉर्मल बना के रखे, भले कुछ पोल्यूशन क्यों ना हो। तो पोल्यूशन के समय क्या करता है बिजनेस, मेक श्योर करता है बिजनेस एंड मैनेजमेंट इवन कि वहाँ के एनवायरमेंट को रखे प्रोटेक्ट। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो कम से कम हो, और पोल्यूशन ना के बराबर पोल्यूशन हो भी ऐसे रिवर्स कर दे। फॉर एग्जांपल तो पेड़ लगाना, पार्क्स बनाना, फॉर एग्जांपल बड़े बड़े चिमनियाँ बनाना, ये सब चीज़ें क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। कभी कभी कंपनियां करती है, कभी कभी गवर्नमेंट उससे जबरदस्ती करवाती है, लेकिन एक अच्छे मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए हमेशा कि जिस सोसाइटी में वो काम कर रहा है वहाँ पोल्यूशन ना फैलाए, और पोल्यूशन हो भी है तो पोल्यूशन कम से कम पोल्यूशन करे। इस चीज़ को लेके ये चीज़ हमारा होता है, ठीक है। लास्ट में आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजमेंट खुद के लिए क्या चाहता है, या मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन मान के चलते हैं, यहाँ जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उसके तरफ जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है, जिम्मेदारी क्या क्या बनती है। पहला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। हर इंसान में जिस लेवल पर भी वो काम कर रहा है फ्यूचर में उससे ऊपर काम करने स्किल होता है, लेकिन उसे डेवलप करना पड़ता है। सो ट्रेनिंग, मोटिवेशन, वॉटएवर, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके स्टाफिंग में कैसे करते हैं, बस यहाँ समझते हैं। तो उन्हें डेवलपमेंट करना है ताकि वो पहले से अच्छे से काम करें, ताकि इससे बेनिफिट दोनों को मिले, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिले,
ताकि पहले से ज़्यादा उसे इनपुट आउटपुट मिले उस पर्टिकुलर लेबर या एम्प्लॉय से। सेकंड, उस एम्प्लॉय को भी क्या करे कि सैलरी हाई मिले, क्योंकि अब वो ज़्यादा से डेवलप हो चुका है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कि अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करवाना है, ट्रेनिंग करवाना है, पैसे बेटर बनाना है। डिसिप्लिन एंड मोरल, किसी भी एक्टिविटी में अगर डिसिप्लिन रहेगा, एथिक्स नहीं रहेंगे, मोरल नहीं रहेगा तो काम ठीक से होगा नहीं। तो डिसिप्लिन और मोरल, सो ट्रेनिंग, मोटिवेशन जो भी होता है, इंसेंटिव वगैरह, उससे क्या करें, उनमें मोटिवेशन मोरल को इंक्रीज करें ताकि लोग डिसिप्लिन में काम करें और लोग अच्छा काम करें, रेगुलर काम करें फॉर एग्जाम्पल। इससे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट है। थर्ड, फेयर रेम्यूनरेशन एंड रिकॉग्निशन। तो फेयर रेम्यूनरेशन मतलब भी क्या हो, जो जिस काबिल है, जितना सैलरी काबिल है उसको उतना सैलरी पूरा पूरा मिले, कम ना मिले, और अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे इंसेंटिव रिकॉग्निशन भी मिले। कभी कभी क्या होता है कि साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है रिकॉग्निशन, अगर कोई अच्छा काम से रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर काम करना अच्छे से बंद कर देगा, या फिर किसी कोई काम अच्छा कर रहा है सैलरी से अच्छा ना मिले तो क्या फिर से काम करना वो कम कर देगा। इससे किसको लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन को। उसे तो लॉस है उस पर्टिकुलर पर्सनल को या एम्प्लॉय को, लेकिन आगे जाके इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होगा। तो मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करे। तो अब अगर मेरा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ही इतना क्यों करे, क्योंकि ये भी करना, वो भी करना, वो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, इसका बस एक आंसर है कि पूरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज में मैनेजमेंट ही एक लॉ चीज है जिसके जिम्मे ये सब काम होता है। तो अगर वो काम ऐसे फुलफिल ही नहीं करेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज है वो लॉन्ग रन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह ही नहीं कर पाएगा। और क्योंकि मैनेजमेंट एक सिंगल ब्रांच है, सिंगल चीज है जिनके जिम्मे सभी काम है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं मैनेजमेंट के भी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, वहाँ पे एक बूढ़े अंकल है मान के चलते हैं, और उन बूढ़े अंकल का सिर्फ एक ही बेटा है, नाम चलते हैं रामाकांत लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल, रमाकांत ये अंकल है बूढ़े, और ये मनोज है फॉर एग्जांपल इनका बेटा। तो जो इनका ऑब्जेक्टिव होगा कि अपने परिवार को संभाल के रखना, वगैरह वगैरह रखना है, पैसे अर्न करने वगैरह जो भी चीज़ें करनी है, और क्योंकि सिंगल बेटा इनका है तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बराबर बन जाएगा। कौन है और करने वाला, सिर्फ एक ही बचा फैमिली में और सिर्फ एक ही बेटा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, एक ही चीज़ है, वह मैनेजमेंट, जिसके जिम्मे सब कुछ होता है। इसलिए क्या होता है कि एंटरप्राइज का, बिजनेस का जो था ऑब्जेक्टिव वो बन जाता है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का, कि इनको फुलफिल करना ही है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। डेफिनेशन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स आए थे, बात मैंने किया था कि प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम है मैनेजमेंट का, या फिर सेट ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट परफॉर्म करता है इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो मैंने इस बात के इस वीडियो में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, बाकी नोट्स मैंने शेयर कर दिया है सबको पीडीएफ के फॉर्मेट में। सब लोग क्या करो, समझ के इस वीडियो को पीडीएफ लर्न कर जाओ, टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद हम समझेंगे अगले टॉपिक जो हमारे सिलेबस में, दैट इज मैनेजमेंट एज नेचर एंड साइंस एंड मैनेजमेंट प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी अप, आई एम शेयरिंग ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा in the description of the video. Okay, so do watch that, and if you have any doubt, any comments, you can easily comment on that. I'll reply that as soon as possible. Okay, so thank you. You can take a screenshot of that only. Thank you.